हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो आज 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो देखो, एक एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है वेट। व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट, अब जैसे मैंने इस डस्टर को उठाया हुआ है, तो वेट एक्चुअली में एक फोर्स होता है जिस फोर्स से जमीन इस डस्टर को अपनी ओर खींच रही है। जो जमीन है वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जमीन नहीं चाहती कोई चीज उससे ऊपर जाए, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जितने फोर्स से खींचती है उसका वेट कहते हैं। अब ये वेट अलग अलग प्लेनेट्स पे अलग अलग होता है। धरती पे जितना इसका वेट है, दूसरे प्लेनेट्स पे जाएं, मंगल ग्रह पे जाएं, शनि पे जाएं, तो वहाँ पे इतना वेट नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो इसका बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्लेनेट का वजन कितना है। तो देखो, वेट भी एक टाइप का फोर्स है। वेट, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। एंड जैसे फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, वेट का फॉर्मूला, वेट को w द्वारा लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय w, एंड w इज इक्वल टू mg। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय आ जाएगा g। g भी एक्सेलरेशन ही होता है। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और m होता है मास, m is equal to mass of the body। मास तो फिक्स होती है। जैसे डस्टर, इसमें जो लकड़ी है वो तो उतनी रहेगी, चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे मंगल पे ले जाओ, चाहे शनि, कहीं ले जाओ, तो मास होती है। उसके अंदर जितना मटेरियल मौजूद है उसको मास कहते हैं। तो मास चेंज नहीं होती किसी भी मास तो पूरे यूनिवर्स में सेम होती है सारी चीज़ों की। लेकिन जो g की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसकी वैल्यू चेंज होने के कारण जो वेट है वो बदलता रहता है अलग अलग प्लैनेट्स पे। तो धरती पे g की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना आपने। ऐसे मोस्टली एग्जांपल्स में 10 ही ले लेते हैं इसको अंदाजा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला वेट का क्या बनेगा? फोर्स वाला ही बनेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ma और इसका भी ma ही होता है। ए जो g जो होता है ये भी एक्सेलरेशन ही होता है। तो वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही बनेगा m⁴, फोर्स वाला ही बनेगा m⁴ l⁴ t⁻²। और इसकी यूनिट इसकी बनेगी, वही बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास की तो किलोग्राम होती है, और जी की होती है, वही एक्सेलरेशन वाली होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट की यूनिट भी वही बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी चीज का वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे होता है, भले वो चीज तिरछी हो। जैसे ये डस्टर है, सीधा है, अब तो डाउनवर्ड ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर डस्टर को तिरछा कर दे ऐसे, अब इसका वेट ऐसे नहीं लग रहा है। वेट तिरछा नहीं होता कभी भी, वेट हमेशा ऐसे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात आगे डेरिवेशंस में काम आएगी।
किसी भी चीज का वेट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, 90 जमीन के 90 डिग्री पे काम करता है। किसी भी चीज का वेट तिरछा कर लो तो भी इसका वेट ऐसे ही लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। अगर नेक्स्ट फोर्स है मैकेनिक्स में स्ट्रिंग टेंशन। स्ट्रिंग टेंशन क्या होता है? जब रस्सी को खींचते हैं ऐसे, किसी रस्सी को, रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, उसको ऐसे खींचते हैं तो उसमें टेंशन आ जाती है। एक तो दिमाग की टेंशन होती है, जैसे किसी को कोई काम कह दे तो उसके दिमाग में टेंशन आ जाती है कि ओहो ये काम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अब जैसे ये रस्सी है, रस्सी को खींचते हैं ऐसे, ये फ्लेक्सिबल है, डोरी ले लो चाहे रस्सी ले लो एक ही बात है, इसको ऐसे खींचते हैं तो इसमें भी टेंशन आ गई। देखो अब तो मौज में है ये, लचीली आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन, आराम से ठाट से। अब इसको ऐसे खींचते हैं, ये खींच दिया तो अब इसमें टेंशन आ गई। क्यों टेंशन आ गई? इसको खतरा हो गया कि मैं टूटने वाली हूँ, तो इसमें टेंशन आ गई। इसी टेंशन को कहते हैं स्ट्रिंग टेंशन, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग टेंशन। इस पे जब फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई आदमी किसी पे कोई भी फोर्स नहीं हो, आराम से वो किसी टाइम खाए पिए लेट मारे, कोई टेंशन नहीं होती उसको। लेकिन जब उस पर फोर्स लगा दे, भाई तुझे 4 बजे ही उठना है पक्का, नहीं तो देख ले, फिर फोर्स लगा दे उस पर, तो फिर उसको टेंशन आ जाएगी, सारी रात नींद भी नहीं आएगी उसको कि 4 बजे उठना है। तो उसी प्रकार से स्ट्रिंग पे जब टेंशन लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इसमें टेंशन आ जाती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग टेंशन। अब ब्रेकिंग टेंशन क्या होता है? इसको अब थोड़े फोर्स से खींचे तो ये नहीं टूटेगी, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये टूट जाएगी। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिसके बाद अगर लगाएं फोर्स तो टूट जाए, मैक्सिमम फोर्स, टूटनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएं कि वो रस्सी ना टूटे। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को कहते हैं ब्रेकिंग टेंशन। मैक्सिमम फोर्स, द मैक्सिमम टेंशन दैट ए स्ट्रिंग कैन सस्टेन विदाउट, सस्टेन का मतलब सहन कर जाए, स्ट्रिंग कैन सस्टेन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड ब्रेकिंग टेंशन, उसको कहते हैं ब्रेकिंग टेंशन। तो नेक्स्ट फोर्स है कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं या एलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है। एक तो बाहर से फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के खिलाफ लगाता है स्प्रिंग उस अपने फोर्स को, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। अब देखो आपने स्प्रिंग देखा ही होगा, जैसे स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस करते, दाब देते हैं, तो देखो दाब जब मैंने दी है तो ये थोड़ा सा नीचे कंप्रेस हो गया, तो मैंने दाब दे रखी है तो कंप्रेस हो गया, इसे कहते हैं कंप्रेस, फोर्स ऑफ कंप्रेशन। और इसको जब खींचते हैं ऐसे, एलोंगेशन हो गया, स्ट्रेच हो गया, खींच जाता है ऐसे, तो भी ये फोर्स लगाता है। यानी स्प्रिंग तो चाहता है कि ये इसी टाइप का रहे बस, ना तो इसको कोई दबाए ना ही कोई इसको खींचे। तो अगर कोई इसको ऐसे खींचता है तो उसका विरोध करता है, विरोध करता है कि वापस वैसा ही कर दो मुझको, वैसा ही हो जाने दो मुझको, विरोध करता है उसका। और उसके विरोध का सामना करने के लिए हमें दाब डालनी पड़ती है, इधर से और उधर से खींचना पड़ता है। उसी प्रकार से जब इसको कंप्रेस करते हैं तो भी विरोध करता है, ये कहते हैं कंप्रेस मत करो, वहीं पे वैसा ही कर दो मुझको। तो इसके विरोध का सामना करने के लिए हमें यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ता है, ऊपर से भी नीचे से जैसे प्रेशर लगाना पड़ता है। तो यही स्प्रिंग फोर्स होता है। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F = kx। स्प्रिंग फोर्स को भी F द्वारा लिखते हैं। फॉर्मूला इसका वही, इसका फॉर्मूला बनेगा kx, जहाँ पे x क्या है? x इज अमाउंट ऑफ कंप्रेशन और एलोंगेशन।
where x is equal to amount of compression और elongation. यानी कंप्रेशन या एलोंगेशन के अमाउंट, यानी x क्या चीज है, जितना इसको हमने कंप्रेस किया, जितना हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को या खींच दिया, एलोंगेशन का मतलब खींच दिया, वो तो है x। और k क्या चीज है, k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k की जो यूनिट है वो बनेगी न्यूटन पर मीटर, यूनिट ऑफ k न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। पर को -1 पावर द्वारा लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओब्लिक द्वारा, न्यूटन पर मीटर। तो ये k की ये यूनिट बन गई। तो आज इतना ही कर लो, साथ में इन टॉपिक्स को आपने बुक में से भी पढ़ना है।